पावर पॉइंट की इस वक्त आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें हम MS Access 2013 का एक इंट्रोडक्शन जो है वो देख रहे हैं। बेसिकली एक्सेस एक डेटाबेस है जिसमें हम रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं। रिकॉर्ड्स क्या हैं? आप में से हर पर्सन की जो इंडिविजुअल डिटेल्स हैं, अगर मैं उसको फील्ड वाइज डिवाइड करूं, जैसे नाम, फादर नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सो ऑन, तो ये चीज़ मेरी कहलाती है आपकी डिटेल को कंप्यूटर में जब भी स्टोर किया जाता है एक लाइन की शक्ल में स्टोर किया जाता है या इसका अरेंजमेंट एक रो की शक्ल में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसी भी डाटा को एज कंपेयर टू एक्सेल ज़्यादा अच्छे तरीके से अरेंज करके रखता है। स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री से। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस है और इसे डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी स्टोर आवर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अपने डेटा को रिकॉर्ड्स की शक्ल में स्टोर करते हैं। किसी भी एक रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हमें रोज चाहिए होती हैं, जबकि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा रोज और कॉलम्स चाहिए होते हैं। अगर मैं बुनियादी तौर पे बात करूं तो किसी भी पैटर्न को रोज और कॉलम्स में स्टोर किया जाता है। रोज को रिकॉर्ड्स जबकि कॉलम्स को फील्ड कहा जाता है। आप कॉलम्स को फील्ड कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम अपने डेटे को रिकॉर्ड्स की शक्ल में स्टोर करते हैं, यानी हमारा जो डेटा है वो हमारे पास रिकॉर्ड्स की शक्ल में स्टोर होता है। अगर मैं लिमिट्स की बात करूं कि एक्सेस कितना डेटा स्टोर कर सकता है, सो एक्सेल आपको याद हो 65,536 रोज स्टोर करता था ओल्डर वर्जन्स में। न्यू वर्जन में 1,48,576 रोज इसमें स्टोर की जा सकती हैं। लेकिन नो डाउट जब डाटा का वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू होता है तो हमारे पास प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इन एक्सेस हम 1,00,000 तक रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। अगर 1,00,000 है तो 1 मिलियन तो जो है ना वो बड़ा होगा इससे। तो याद रखें ये स्टेटमेंट ओल्डर वर्जन्स के लिए। न्यू वर्जन्स के लिए अनलिमिटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्रैक्स के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर क्रैक करते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि अगर आपके रोज़ जो है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो आप एक टेबल क्या होता है अभी बाद में बात करते हैं, रोज़ और कॉलम्स का मजमूआ टेबल है, 32,000 तक रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। तो फिर एक्सेल तो ज़्यादा पावरफुल हुआ कि उसमें मेरे पास ये लेंथ जो है वो ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर टेबल्स के दरमियान रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस होने की वजह से आप जितने मर्जी टेबल बनाएं उनके आगे दूसरे टेबल्स के साथ रिलेशन बना दें। एक टेबल में आप 32,000 रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं और उस टेबल का, वैसे माइक्रोसॉफ्ट 1 लाख तक स्टेटमेंट देती है,
आप किसी दूसरे टेबल से रिलेशन बनाएं तो उसमें भी 32 लाख रिकॉर्ड स्टोर किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चेन जो है ये चलती रहती है, यानी पहले रिकॉर्ड पर भी 32,000 सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया, मैंने वैसे 32,000 के बाद देखा है कि ये स्लो हो जाता है, बंद फिर भी नहीं होता, लेकिन ये कि एक एक रिकॉर्ड 4-5 फील्ड्स पर भी अगर मुश्तमिल होगा तो ये उसके लिए टाइम कंज्यूम करता है, 5 to 10 मिनट्स ले लेता है सम टाइम आपके एक या दो 32,000 से ऊपर की एंट्रीज के लिए एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। लेकिन इसमें केस स्टडी बड़ी काउंट करती है। जैसे हम एक्सेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम इसकी केस स्टडी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस की वर्किंग एक ही पैटर्न है, उसी को आपने बाकी तमाम के लिए जो है वो परफॉर्म करना होता है। तो मैंने ये कहा कि 1 लाख तक रिकॉर्ड जो है ये स्टोर करता है। इसका मतलब ये है कि एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट मैं फिर 1 लाख रिकॉर्ड स्टोर कर सकता हूँ, फिर उस 1 लाख के पहले रिकॉर्ड के अगेंस्ट मैं 1 लाख रिकॉर्ड स्टोर कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास मुझे एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है कि मैं चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके जो है वो अपने पास मेंटेन कर सकता हूँ। आपने एक्सेल में काम किया, इससे पहले इसका प्री रेक्विजिट आपको पता है, एक्सेस पढ़ने से पहले आपको सिंपल डेटाबेस का पता होना चाहिए, जो कि हमने एक्सेल में प्रोजेक्ट के अंदर भी ट्रेनिंग में देखा है। वहाँ पर मेरी फ़ाइल का साइज़ 2-3 MB 5 MB, अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ 10 से 15 MB तक एक्सेल के अंदर पहुँचता है, जो कि मोस्टली डिज़ाइन से पहुँचता है, वैसे डाटे से नहीं पहुँचता, लेकिन अगर ये डाटे से पहुँच जाए तो आपकी फ़ाइल करप्शन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, यानी फ़ाइल के हैवी होने से फ़ाइल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एक्सेस में किसी भी फाइल का साइज़ 2 GB तक हो सकता है, ये माइक्रोसॉफ्ट की स्टेटमेंट्स है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये 665 MB तक जो है फाइल का जो साइज़ है वो आपका वेरी करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को अगर दूसरे डेटाबेसेस के साथ कंपेयर किया जाए, जैसे कि मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था, जब मैंने पढ़ना शुरू किया 1992-93 में, तो उस वक्त एक और डेटाबेस था जिसका नाम था फॉक्स प्रो। ये उस ज़माने में ज़्यादा जाना और माना जाता था। गुज़रते वक्त के साथ साथ लोगों ने फॉक्स प्रो को इसलिए छोड़ दिया कि एक्सेस ग्राफिकल बेस्ड है, यानी एक्सेस में लर्निंग आसान है। और मैं एज आ डेवलपर ये बात आपसे कह सकता हूँ कि एक्सेस अगर आपको आता हो तो आप ओरेकल, SQL सर्वर, MySQL, ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस वक्त जो प्रेजेंट सबसे टॉप पे जा रहे हैं, उनमें बड़े आराम से अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि स्प्रेडशीट की बेसिक एक्सेल है, प्रेजेंटेशन की बेसिक पावर पॉइंट है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि जब रिकॉर्ड स्टोर करने की बात की जाएगी तो उसकी बेसिस जो है वो MS एक्सेस है। आज हम डेटाबेस को कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक्सेस से हम स्टार्ट करेंगे, बट ये बातें आपको पता होनी चाहिए। द मोस्ट ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट डेटाबेस जो लर्निंग के लिए है वो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये रिलायबल है? रिलायबल होता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, एक्सेल के मुकाबले में एक्सेस को डबल से ज़्यादा प्रायोरिटी हासिल है। ये एक रिलेशनल डेटाबेस है, दैट्स व्हाई इट्स मच रिलायबल एज कंपेयर्ड विद एक्सेल। यानी एक्सेल के मुकाबले में एक्सेस जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा फास्ट वर्किंग जो है वो परफॉर्म करता है। अब एक बहुत ही कॉमन लफ्ज़, जब भी आप कंप्यूटर या किसी भी साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की बात करते हैं तो एक्सेस की ब्रीफिंग से भी पहले आपको इन बातों का पता होना चाहिए। वो कौन सी बातें? द फर्स्ट थिंग इज़ कि डाटा क्या होता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये डेफिनेशंस या ये वर्ड्स जो हैं आपके लिए नए नहीं होंगे। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा, यानी हक़ाइक़ का मजमुआ। जब इकट्ठा चीज़ों को आप इकट्ठा कर देंगे तो वो डाटा है, चाहे वो आपके मतलब की है, चाहे वो आपके मतलब की नहीं है।
यानी मैं जब सबकी बात करता हूँ तो मैं डाटा की बात करता हूँ। जब हम सबकी बात करते हैं तो हम रफ रिजल्ट्स की बात करते हैं। रफ रिजल्ट्स को हम रॉ रिजल्ट्स कहते हैं। ऐसे रिजल्ट जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है हम उन्हें रफ डाटा या रॉ डाटा कहते हैं। तो जिनका हमसे ताल्लुक है या नहीं है वो सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तो वो डाटा बन जाता है। अनफिल्टर्ड फॉर्म, ये अनप्योरीफाई है, अनफिल्टर्ड है, इसे अरेंजमेंट इसमें नहीं होते, इसको प्रोसेस नहीं किया होता। ऑब्वियसली भी मैंने कहा कुछ चीज़ें मुझे चाहिए, कुछ मुझे नहीं चाहिए, तो ये सब इसके अंदर मौजूद होती हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम अनफिल्टर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट नहीं होते, कोई तरतीब नहीं है, हमने कोई रिजल्ट प्योरीफाई नहीं किया, जो चाहिए और जो नहीं चाहिए वो अलग-अलग नहीं किए, इसलिए हम इसे अनअरेंज्ड भी कहते हैं। तो डाटा के बारे में 4 डेफिनेशनें हो गई। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रॉ फॉर्म, अनफिल्टर्ड फॉर्म एंड अनअरेंज्ड फॉर्म इज कॉल्ड डाटा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? फिल्टर फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब वही बात जो अभी आपने पहले की थी कि डाटा रॉ फॉर्म था, मैंने रॉ फॉर्म में से अपनी मर्जी की फॉर्म या अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल कर अलहदा कर दी। तो जो अपनी मर्जी की चीज़ें आपने निकाल कर अलहदा कर दी हैं उन चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। आप कह सकते हैं प्योरीफाइड फॉर्म इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, अरेंज्ड फॉर्म इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड फॉर्म इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, एंटिटी की बात करते हैं। एंटिटी क्या चीज़ है? इंडिविजुअल थिंग्स विच हैज़ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? खसूसियात। मैं अपनी बात करता हूँ, आई एम अ ह्यूमन, मेरी 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, स्किन कलर है, हेयर कलर है एंड मैनी मोर करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो तमाम करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात मेरे में मौजूद हैं ये मेरे एट्रीब्यूट हैं। वैसे हम किसी भी केस स्टडी में जो चीज़ अपनी अलग अलग खसूसियात रखेगी उसे इंडिविजुअल एंटिटी कंसिडर करेंगे। मसलन आप लोग हैं, अगर मैं स्कूल सिस्टम बना रहा हूँ तो आप एज अ स्टूडेंट ट्रीट होंगे। दाना खास्ता अगर आप में से किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जब आपका नाम लिखता है तो वहाँ पर आप एज अ पेशेंट एंटिटी ट्रीट हो रहे हैं। आप भी ह्यूमन हैं, मैं भी ह्यूमन हूँ, लेकिन जब मैं इस क्लास में आता हूँ तो आप स्टूडेंट ट्रीट होते हैं, मैं टीचर ट्रीट होता हूँ। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ अगर मैं कॉलेज का सिस्टम बनाता हूँ तो मैं टीचर नहीं एज अ एम्प्लॉय ट्रीट हूँगा। हर वो चीज़ जो अपनी अलग अलग खसूसियात रखेगी वो एंटिटी कहलाएगी। और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी तरह की वर्किंग के अंदर, किसी भी तरह के इम्प्लीमेंट के अंदर जो अलग अलग खसूसियात रखे उसे हम एंटिटी कहते हैं। और किसी भी केस स्टडी के अंदर एंटिटीज़ को पिकअप करना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। दरअसल एंटिटी पिकअप करना ही इंफॉर्मेशन पिकअप करना है कि पूरे डाटा में से अपनी मर्जी की बातों को निकाल लेना मेरे लिए क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। हमने कहा हम इंफॉर्मेशन को एंटिटी की शक्ल में देखेंगे, यानी हर वो चीज़ जो अपनी अलग अलग खसूसियात रखेगी उससे मैं एंटिटी कहूँगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा, अंडरलाइन वर्ड्स देखिएगा। कलेक्शन कहते हैं मजमूआ को, जब मैं इकट्ठा करूंगा तब डाटा। एक डेटाबेस नहीं हो सकता, एक डाटा हो सकता है, एक इंफॉर्मेशन हो सकता है, एक डेटाबेस नहीं हो सकता। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन है। किसकी? ऑफ डाटा, डाटा की या इंफॉर्मेशन की अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी खास चीज़ के मुतल्लिक।
मैं कहता हूँ अगर मैं स्टूडेंट को डिस्कस करता हूँ तो मैं आपकी बात करूँगा, अगर मैं मेडिसिन्स को डिस्कस करता हूँ तो मेडिसिन्स की कलेक्शन जो है वो मेरा डेटाबेस होगा, अगर मैं ईटेबल्स की बात कर रहा हूँ तो ईटेबल्स का मेरे पास जो डेटाबेस है वो होगा, अगर मैं फ्लावर्स की बुकेज की बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो मेरे क्या होंगे, वो मेरे लिए मेरी पर्टिकुलर थिंग्स होंगी। तो जब उन पर्टिकुलर थिंग्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा किस लिहाज से, अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक मेथड दैट इज कॉल्ड अ डेटाबेस। तो इससे फिर हम क्या कहेंगे, डेटाबेस कहेंगे। अगर मैं क्लास की बात करूं तो फीमेल आगे बैठती है, मेल पीछे बैठते हैं, ये आपके स्टूडेंट एट्रीब्यूट में एक करेक्टरिस्टिक है या पर्टिकुलर थिंग है जिसे मैं कहता हूं आपका जेंडर। जिनका जेंडर फीमेल है वो आगे बैठे हुए हैं, जिनका जेंडर मेल है वो पीछे बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जब क्लास में आपको कलेक्ट किया तो आपकी किसी पर्टिकुलर थिंग यानी जेंडर के मुताबिक कलेक्ट किया, तो जब मैं किसी पर्टिकुलर थिंग के मुताबिक किसी भी तरह का स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करता हूँ जो कि आपकी सिटिंग पोजीशन थी, then this environment is called database। याद रखिएगा हमारी ज़िंदगी घिरी हुई है डेटाबेस में। हम कंप्यूटर पे जब भी कोई चीज़ अपने पास स्टोर करते हैं, कंप्यूटर में नहीं लाइफ में भी, तो वो हमारी कोशिश होती है कि हम अलग अलग खसूसियात से रखें। सपोज ये मिस मेरे पास आई हैं, ये मुझे कहती हैं कि मुझे आपसे सर अपॉइंटमेंट चाहिए। मैंने अपनी एक कॉपी निकाली, उसमें से देखा अच्छा मैंने मेरे पास कौन कौन सा टाइम जो है वो फ्री है। अगर तो मैं इनका नाम वहीं लिख लूँगा देन इट्स अ वेरी टफ वन टू सी कि अच्छा यार मैंने जब कल इनसे मिलना है तो क्या मेरे पास टाइम है भी कि नहीं। मैं ये करूँगा डायरी खोलूँगा, डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिखूँगा, मैं उस डायरी को खोल के उसके सफ़े पलटूँगा और किसी एक सफ़े के ऊपर जिस पर मेरा कल का स्केड्यूल्ड जो है वो मेंशन किया गया होगा वहाँ पर मैं इनका नाम जो है वो एंटर कर लूँगा। टाइम भी मेंशन कर लूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ऑलरेडी किसी को ये टाइम दिया हुआ है तो मैं इनको कभी उस टाइम पे नहीं बुलाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपनी नोटबुक में जब एंट्री कर रहा हूँ तो ये भी दरअसल डेटाबेस है। क्यों, मैं यहाँ कलेक्ट कर रहा हूँ किसको, डेटा और इंफॉर्मेशन को अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, उसकी खास खसूसियत की बुनियाद पर। और स्पेसिफिक मेथड क्या है कि इस टाइम में इस स्टूडेंट से मिलूंगा, हो सकता है वो टाइम मेरा क्लास टाइम हो तो उस टाइम मैं स्टूडेंट से नहीं मिलूंगा। तो मेरा जब क्लास की नोट आउट किया जाएगा तो वो स्पेसिफिक मेथड क्लास का कि इस टाइम मेरी लेक्चर होता है, इस टाइम मैंने लेक्चर डिलीवर करना है। और अगर मैं कहूँगा कि मैंने इस टाइम पब्लिक डीलिंग करनी है, या मैं इस टाइम अपने रिलेटिव से मिलूंगा, या मैं इस टाइम खाना खाऊंगा, या मैं इस टाइम अपने फ्रेंड्स में बैठूंगा, तो ये चीज़ भी क्या है, दरअसल डेटाबेस है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी खास तरतीब में लिखना। लेकिन फिर बात हुई अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी खास चीज़ के मुतल्लिक, इज कॉल्ड अ डेटाबेस, उसे भी डेटाबेस कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। व्हिच वन? नंबर 1 फ्लैट फाइल डेटाबेस, नाम से पता चल रहा है फ्लैट होंगी फाइलें, सादी होंगी, सिंपल होंगी। जबकि दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस, अभी थोड़ी देर में इसकी बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस को। ये फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है? Database in which we just have simple files and no relation with other files is called flat file database। यानी एक ऐसा डेटाबेस जिसमें हम सिंपल आए, हमने आकर अपना डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करने के बाद मैंने उसको फाइल को सेव कर लिया, ये फाइल मेरी फ्लैट फाइल कहलाती है। और फ्लैट फाइल सिंपल्स होती हैं, इनके दरमियान रिलेशंस नहीं होते। याद रखिएगा एक्सेल को हम फ्लैट फाइल डाटा बेस कहते हैं, क्योंकि एक्सेल में आपके पास शीट्स होती हैं जिन पे आप काम करते हैं, आपके पास जो है वो मैक्रोज हैं, तो हर जगह पर आप अपनी अपनी फ्लैटली वर्किंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से हम एक्सेल को फ्लैट फाइल डेटाबेस के तौर पर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट वन, द मोर इम्पोर्टेंट वन इज अ रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? सच डेटाबेस इन विच वी हैव रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशनल फाइल डेटाबेस। डिफाइन कर लेते हैं, डेटाबेस इन विच वी हैव रिलेशन इज कॉल्ड रिलेशनल फाइल डेटाबेस एंड दीज रिलेशंस आर यूज्ड फॉर परफॉर्म वर्किंग
और किस पर हम वर्क करते हैं? हमने अभी कहा था कि जब भी मैं अपने डाटा को स्टोर करूँगा तो मैं रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में स्टोर करूँगा। तो जब मैं अपने डाटा बेस को रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में स्टोर करूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि रो और कॉलम का मजमूआ टेबल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि परफॉर्म वर्क ऑन टेबल, हम दरअसल टेबल पे काम कर रहे हैं जिसमें रोज रिकॉर्ड्स हैं जबकि फील्ड्स कॉलम्स हैं। फॉर एवरी सिंगल एंटिटी टेबल्स आर क्रिएटेड। इट्स अ वेरी सिंपल वन, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एक्सेस में अनलिमिटेड रिकॉर्ड स्टोर किए जा सकते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हर मेरी केस स्टडी है, हर मेरा डिस्कस्ड एरिया है, उसको मैं एंटिटी कहता हूँ। तो हर एंटिटी के लिए मैं अलग अलग टेबल बना लूँगा। मसलन अगर मैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो मैं कोर्स के लिए अलग टेबल बना लूँगा, स्टूडेंट के लिए अलग टेबल बना लूँगा, एम्प्लॉय के लिए अलग टेबल बना लूँगा, फीसों के लिए अलग टेबल बना लूँगा। इसी तरह अगर मैं किसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की बात करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स का अलग टेबल बनाऊंगा, कैटेगरीज का अलग टेबल बनाऊंगा, सप्लायर्स का अलग टेबल बनाऊंगा, ऑर्डर और उसकी डिटेल को अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया जाएगा। मैं अपने कस्टमर का रिकॉर्ड अलग रखूंगा, मैं अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड अलग रखूंगा, उनको माल कैसे देना है, शिपमेंट कैसे प्रोवाइड करना है, उसका रिकॉर्ड अलग रखूंगा। हर चीज़ अलग अलग स्टोर की जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि इन रिलेशनल डेटाबेस फॉर एवरी सिंगल एंट्री टेबल्स आर क्रिएटेड, टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर सिर्फ मैंने कहा मेरा तो सिर्फ एक वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि मैं माल जो है वो लोगों को गाड़ी के थ्रू भेजता हूँ, तो मैं उसका भी रिकॉर्ड अलग रखूँगा, उसका भी अलग टेबल बनेगा, क्योंकि शिपमेंट मेथड भी एक अलग एंटिटी है। वो दूसरी बात है कि अगर मेरा बिजनेस अल्लाह करे बढ़ता है तो वही माल जो मैं सिर्फ गाड़ी से दे रहा हूँ, हो सकता है मैं बाय ट्रेन दूँ, TCS दूँ, DHL के थ्रू दूँ, किसी भी वे से भेज सकता हूँ। तो बाद में क्योंकि एक्सटेंशन होनी है हम इसलिए प्लान्ड वे से चलते हैं। तो डेटाबेस दरअसल नाम ही प्लानिंग का है। बट यू शुड रिमेंबर दिस, एवरी सिंगल एंटिटी tables are created. That's why we can say data is entered in the tables. Obviously डाटा टेबल्स में एंटर किया जा रहा है। दरअसल जब मैं अपना ID, अपना नेम, अपना फादर नेम, अपना जेंडर, अपना एज, अपना डिपार्टमेंट, अपनी सैलरी सो ऑन एंटर करता हूँ तो दरअसल मैं एक रो में डाटा एंटर कर रहा हूँ। फिर जब दूसरा लो पर्सन आएगा उसका भी ऐसे करूँगा, तीसरा आएगा उसका भी ऐसे ही करूँगा। जब सबको मैं एक रो में रो वाइज एंटर कर रहा हूँ तो दरअसल मैं रो वाइज उनके फील्ड एंटर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरी क्या कहलाती है, टेबल्स। तो मैंने कह दिया कि इन रिलेशनल डेटाबेस डाटा टेबल्स की शक्ल में एंटर किया जाता है। टेबल्स ऑफ अ डेटाबेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अभी मैंने बोला क्योंकि रिलेशनल है तो टेबल्स के आपस में रिलेशन होंगे और एक टेबल से दूसरे टेबल का डाटा भी एक्सेस किया जा सकता है। वी कैन गेट डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल। यही वजह है कि गेट किया जा सकता है। जब मैंने डिलीवर करना होगा तो मैं नॉर्मलाइज करके अपने डाटे को प्रेजेंट करूंगा एंड दैट वर्किंग इज कॉल्ड कि मैं दो या दो से ज़्यादा टेबल से मिलाकर भी अपना डाटा व्यू कर सकता हूँ। क्योंकि डाटा हर जगह पर प्रॉपर तरतीब से पड़ा होगा, प्रॉपर अरेंजमेंट से पड़ा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन माइक्रोसॉफ्ट इन एनी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। सो द बेसिक वन जिसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस फिर आगे दो तरह का होता है। एक इससे बनने वाले सॉफ्टवेयर में RDBMS होते हैं और RDBMS होते हैं, अभी उनकी बात करते हैं। लेकिन अभी मैं बात करने लगा हूँ कुछ फेमस डेटाबेसेस की, यानी वो सॉफ्टवेयर जिनकी मैंने अभी बात करनी है। तो मेरे पास कुछ फेमस डेटाबेसेस हैं जिनके नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से हैं जी? फेमस डेटाबेसेस में आपके पास आता है फॉक्सप्रो। फॉक्सप्रो मैंने यूज़ भी किया, फॉक्सप्रो भी यूज़ किया, विजुअल फॉक्सप्रो भी यूज़ किया। ये एक ज़माना था जब ये बहुत ज़्यादा जाना और माना जाता था, लेकिन अब फॉक्सप्रो का दौर गुजर चुका। पाइडॉक्स और डीबेस ये शायद मेरे से भी पुराने, अब ये भी ख़त्म हो चुके हैं। इनमें टेक्स्ट की शक्ल में डाटा स्टोर किया जाता था।
97 से 2007-2008 तक एक्सेस ने एक स्टैंडर्ड बनाया है और अब वो इस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। वेल नोन डेटाबेस प्रोग्राम MS एक्सेस, इजी टू लर्न, इजी टू डिलीवर, इजी टू एक्सप्लेन। एडवांटेज, इसमें सब कुछ एक जगह पर मिलता है। क्या मतलब, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटा भी एंटर कर सकता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डाटा व्यू भी करवा सकता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डाटा प्रिंट भी कर सकता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बनाकर चीज़ें रख लेता हूँ ताकि उन्हें यूज़ कर सकूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो इसकी सबसे बड़ी पावर है वो है फिल्ट्रेशन। मैं चीज़ों को क्विकली फिल्टर भी कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की ब्रांड एक्सेस है, लेकिन एक वक्त आया जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुकाबला एक और बड़े जाइंट से हुआ जिसका नाम है ओरेकल। ओरेकल आज भी इसका डंका बोलता है। बहुत ही एडवांस अनलिमिटेड रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए बड़ा लाइट वेटेड डेटाबेस है। आज भी बहुत से लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं, यहाँ तक कि नादरा का नाम आपने सुना होगा, वो लोग भी ओरेकल डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। सन 2000 में ओरेकल कंपनी का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ थोड़ा फड्डा हो गया। दोनों ने जिस बात पे फड्डा हुआ ना, वो बात थी SQL। ये एक लैंग्वेज है जिसे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। ओरेकल कॉर्पोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट के वारंट तक निकलवा दिए, माइक्रोसॉफ्ट के वारंट नहीं, बिल गेट्स के वारंट तक निकलवा दिए। और बिल गेट्स ने 1999 में ये क्लेम किया कि हम 1 साल के अंदर ऐसा डेटाबेस बनाएंगे जो ओरेकल के लेवल का होगा। और वो डेटाबेस बाद में सन 2000 में SQL सर्वर 2000 के नाम से लॉन्च हुआ। हालांकि वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को डेटाबेस के फील्ड में एक्सेस से भी बहुत ज़्यादा कामयाबी थी और अब एक्सेस एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के तौर पर भी डील किया जाता है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इससे बड़े लेवल पर SQL सर्वर है और फिर उसका जो कंपेटिटर है, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटर, वो ओरेकल है। तो ये दो डेटाबेसेस भी अनलिमिटेड रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। एक्सेस भी बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें सब चीज़ें फ्रंट पे मिलती हैं। ओरेकल और SQL सर्वर में फ्रंट एंड नहीं होता, ठीक है। इनके लिए हमें कोई और पावरफुल फ्रंट एंड टूल जो है वो यूज़ करना पड़ता है, जैसे ओरेकल वाले डेवलपर यूज़ करते हैं और SQL सर्वर के लिए हम विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं वेबसाइट्स के हवाले से बात करूं तो सन 2003 के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पेजेस का इस्तेमाल एक्सेस में कम कर दिया और ये डिसाइड किया गया कि आप लोग HTML या CSS सीखें जिससे आप अट्रैक्टिव वेबसाइट्स या वेब पेजेस बनाएं और फिर आप उसे किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर, एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के तौर पर जो है वो लॉन्च किया गया 2007 में। ये वो वक्त था जब बूस्ट मिला एक और डेटाबेस प्रोग्राम को जो कि एक्सेस से भी ज़्यादा लाइट वेटेड कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे काफ़ी हद तक प्योरीफाई करके एक्सेस को ड्राइव किया गया है। नाम था MySQL। बेसिकली एक पर्सन थे, उन्होंने अपनी बेटी माए के नाम पर इस सॉफ्टवेयर का नाम MySQL रखा और MySQL आज PHP के साथ जो है वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत हद तक यूज़ किया जाता है। मोस्टली पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जितना भी वेब पर फ्रीलांसिंग का काम हो रहा है उसमें मोर देन 55% जो है वो लोग बैकएंड के तौर पर यानी पीछे डाटा को स्टोर करने के लिए MySQL का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है जी RDBMS क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास
फॉर्म्स प्रो है, MS एक्सेस है, MySQL, SQL सर्वर, Oracle, Python, ये है क्या, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। मैंने इन्हें यूज़ किया और मैंने क्या किया, मैंने इन्हें यूज़ करने के बाद जब मैंने इन्हें यूज़ किया तो मैंने डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए। आप कह सकते हैं कि फेमस डेटाबेसेस को यूज़ करके जो प्रोग्राम बनाए गए वो आपके क्या थे, वो आपके RDBMS थे, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थे। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ख़ास बात यह है कि इनके दरमियान रिलेशंस होते हैं और ये रिलेशन हमारे लिए काम करने में बड़ी हमें मदद देते हैं। लेकिन हर आने वाले वक्त में चीज़ों में तब्दीलियाँ आती जा रही हैं, इंसान की ज़रूरतें और डिमांड जो है वो बढ़ती जाती हैं। जैसे इंसान की ज़रूरतें और डिमांड जो है वो बढ़ती जाती हैं तो उसने सोचा कि क्यों ना हम ऑब्जेक्ट्स लेवल पर जाकर भी रिलेशन बनाएं। बेसिकली एक्सेस में 7 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैं एक्सेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेज, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। अगर मैं ऑब्जेक्ट लेवल पर जाकर रिलेशन बनाऊंगा तो ये मेरा ORDBMS सॉफ्टवेयर बनेगा। वैसे ORDBMS में Oracle कंपनी ने सबसे पहला ORDBMS सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस किया और Oracle कंपनी जो है वो बेसिकली बहुत हद तक जानी और मानी जाती है ORDBMS के हवाले से। इनका वर्जन 10G इस ORDBMS के कॉन्सेप्ट को जो है वो मार्केट में 12G मार्केट में लेके आया। उसके बाद आते हैं हमारे फेमस डेटाबेसेस। कौन कौन से हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फेमस डेटाबेसेस में हमारे पास जो नाम आते हैं वो हैं, उसमें आता है नादरा। नादरा क्या है? नादरा, दिस इज़ द लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ पाकिस्तान विच हैज़ बीन क्रिएटेड रिसेंटली। ये अभी हाल ही में बनाया गया है। इन दिस डेटाबेस रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर बीइंग स्टोर्ड। पाकिस्तान के तमाम शहरियों के रिकॉर्ड जो है स्टोर किए जाते हैं। द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग दिस डेटाबेस इज़ टू इशू नेशनल ID कार्ड्स एंड वोट्स टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के शहरियों को वोट के हक देना ये नादरा की जिम्मेदारी है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि नादरा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के शहरियों को वोट डालने की फैसिलिटी देती है और साथ साथ ये उन्हें ये फैसिलिटी भी देती है कि ये दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे तो ये इनकी पहचान होगी। नेशनल डाटा एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है FBI। FBI क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBI is an American department which keeps information about almost whole world famous and leading personalities. They have created a database in which records of billions of people are stored. ये आपकी FBI की काम है। बेसिकली FBI क्या करती है, कुछ लोग इसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, बट एग्जैक्ट जो ज़्यादा मिलता है वो FBI फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये लोग देखते हैं कि दुनिया में कौन कौन से लोग अमीर हो रहे हैं, वो पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, किस तरह उन्हें ब्लैकमेल किया जा सकता है। हम किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करते हैं, बट FBI इज़ एन अमेरिकन डिपार्टमेंट। दुनिया के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स में इनका एक पहचान है, एक मुकाम है। यही वजह है कि हॉलीवुड की मूवीज़ में आपको FBI के टैग वाली जो जैकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। और याद रखिएगा इनके जो डॉग्स हैं वो दुनिया में मशहूर हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है जी, उर्दू में नहीं बताऊंगा, आप कुछ और समझेंगे। ओके जी, सो आई जस्ट कंटिन्यू विद नेक्स्ट वन विच इज़ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। किसी भी मुल्क का स्टेट बैंक उस मुल्क की पहचान होता है। स्टेट बैंक ने क्या किया है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ डेवलप्ड अ लार्ज डेटाबेस टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान के शहरियों को एक ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दी है। इन दुनिया में अगर मेरे पास, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं कहीं भी अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी इंटरनेशनल बैंक के साथ मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ने मेरा रिकॉर्ड अपने पास रखा है और वो मुझे इसकी फैसिलिटी देता है। याद रखिए, स्टेट बैंक वो बैंक होता है जो कि किसी भी मुल्क के बैंकों का बैंक है।
ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। एक्साइज एंड टैक्सेशन नाम से पता चल रहा है। द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब हैज डेवलप्ड अ डेटाबेस अबाउट ऑल द रजिस्टर्ड व्हीकल्स। The main purpose of creating this database is to know whether the vehicle owner has paid tax or not. यानी ये बेसिकली एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले ही हैं जो कि आपने देखा होगा कि गाड़ियों के इंजन चीज़ नंबर चेक करते हैं। वो मिरर से ऐसे नीचे से चेक कर रहे होते हैं कि इसका चीज़ नंबर क्या है। लैपटॉप उन्होंने रखा होता है, ऑनलाइन वो चेक करते हैं रजिस्टर्ड हुई है गाड़ी कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो गाड़ी बंद कर दी जाती है। तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है डेटाबेस की वजह से। सो हम कह सकते हैं अनदर बिग एग्जांपल ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब जो है ये भी डेटाबेस की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है और हमारे सामने जो है वो आता है। ये था जी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि डेटाबेस क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और हमें इसकी कैसे ज़रूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से हर एक जो है वो अब इस सारी वर्किंग को अच्छी तरह से समझ लेगा और इस सारी वर्किंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो आप पूछ सकते हैं।